बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह का बड़े करम है सर। गॉड इज वेरी काइंड। एक नारा लगा है पाकिस्तान में, 21 अक्टूबर जिंदाबाद। तो हमें आज 21 अक्टूबर को देखना पड़ेगा कि वाकई कुछ ऐसा हो रहा है कि हम कहें कि 21 अक्टूबर जिंदाबाद। नवाज शरीफ साहब इज कमिंग बैक ऑन द 21 अक्टूबर। और उनकी आने के हवाले से दो चीजें बड़ी अहम हुई हैं। एक तो पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत है वो सर रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब ये जो हाई कमिश्नर साहब हैं लंदन वाले, वो वीडियोस क्लिप्स भी मौजूद हैं जिसमें वो उनसे पूछ रहे हैं कि मियाँ साहब तानू ना कुछ चंगा जाएगा कोई बयानियां बनाना चाहिए। और आगे से मियाँ साहब कहते हैं जी चलो दसो, यानी वजह जिस तरह से उन्होंने शो की कि ठीक है यार, रख रखाव होता है, आप कोई आपके पास चल कर आया है, कहते हैं सही चलो दसो की बयानियां बनाना चाहिए। तो ही वाज टेकिंग अ ट्यूशन अबाउट द नैरेटिव व्हाट ही विल बी ऑफरिंग आफ्टर 4 years, long 4 years इन सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल। अब पाकिस्तान वो आकर क्या करते हैं? सर आप पहले बताएं कि ये निगरान हुकूमत इन्हीं की हुकूमत की एक्सटेंशन है। डू यू एग्री विद दिस थिंग और स्टिल देयर इज समथिंग? अभी हम कह सकते हैं कि नहीं यार ऐसी बात नहीं है, कोई गुंजाइश है इस स्टेटमेंट के अंदर? इसमें अब गुंजाइश कहाँ रह गई है? यानी बलीगुर रहमान अभी तक गवर्नर हैं। मोहसिन नकवी जो है वो निगरान वजीर आला हैं। वो आसिफ जरदारी साहब के बड़े करीबी लोगों में से थे। वो तो उनको बेटा कह के पुकारते थे। फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। और ये तमाम लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं। तो स्टेटस को की जितनी कुवतें हैं उन्होंने मिल मिला के ये निगरान हुकूमतें बनाई हैं। और जब से ये हुकूमतें बनी हैं तो उन्होंने तो निगरान हुकूमत का जो तसव्वुर था, कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं, उसको बिल्कुल दफन कर दिया था। यानी निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो बिल्कुल गैर जानिबदार लोगों पे मुश्तमिल होगी। और वो जब आएंगे सिर्फ 3 महीने के लिए, 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इंतखाब कराने और चले जाना है। लेकिन ये तो भला हो, इन लोगों का खुद ही इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तमाम पर्दे उठा दिए। और एक के बाद एक, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो फौजी अफसरान हैं, खुद खुद को उन्होंने एक्सपोज कर दिया। इस तरह जो जिस तरह हमने डॉक्टर फैसल को देखा कि वो पहले भी मिलने गए थे नवाज शरीफ साहब से उनके एवन फील्ड में। और अब दोबारा उनको हीथ्रो एयरपोर्ट पे बाकायदा रुखसत करने आए। और सलाह मशवरा उन्होंने शुरू कर दिया, यानी मुशावरत कंसल्टेंसी देनी शुरू कर दी। तो उससे ये एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई थी कि जो इस वक्त पाकिस्तान में निज़ाम है, आ, वो मुकम्मल तौर पे लोगों की गिरफ्त में है। यानी निज़ाम हुकूमत जो है, निज़ाम हुकूमत कारी, वो रावलपिंडी से लेके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तक इन्हीं की मुकम्मल गिरफ्त में है। और इसमें किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। इसमें आपने एक चीज हम और भी ऐड कर लेते हैं। पैलेस्टाइन के इशू के ऊपर रैलियां निकली हैं पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन गिरफ्तारियां से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुई हैं। लाहौर के अंदर अब इन्होंने दो जगहों पर जलसे के लिए कहा है और 72 घंटे दिए गए हैं कि इसमें आप इसका जायजा लेंगे। तो सर ये तो साहब की हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है, और इतनी ज्यादा एक्सपोज हो गई है कि अब इस इलेक्शन को जो ये करवाने जा रहे हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी अब बहुत सारी अब स्याह बादल मुझे तो नजर आ रहे हैं। नोबडी गोना बिलीव दैट कि अगर इमरान खान को आपने बाहर रख दिया और फिर आप इलेक्शन में जाएंगे और फिर आप ये कहें कि इमरान खान के इन्हीं के अल्फाज से था कि इमरान खान अगर नहीं भी होगा तभी शफाफ इलेक्शन होंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ही इज जस्ट अ टूल इन द सिस्टम। और इस टूल का बकायदा भरपूर तरीके से जो है वो इस्तेमाल अब किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। उसमें तो मेरा ख्याल है किसी को शक नहीं है। मैं कुछ दिन पहले ही कहीं पे बात कर रहा था, बलूचिस्तान में जिस अंदाज में इलेक्शन होते रहे हैं, तो ये दिलचस्प बात होगी आपके नाजरीन के लिए भी, कि उसमें आपको मालूम है जिस तरह जिस अंदाज में बलूचिस्तान के इलेक्शन होते हैं कि जिसको कम वोट मिलते हैं कई केसों में वो जीत जाता है। यानी जो पब्लिक का वोट है वो काउंट नहीं करता है। काउंट वो वाला वोट करता है जो गिना जाता है या जो ऐड किया जाता है इलेक्शन कमीशन में हम्म। इलेक्शन की रात को। तो यही कुछ सूरत हाल हमें लगता है कि जो इलेक्शन रिवायती तौर पे जिस अंदाज में बलूचिस्तान में होते रहे हैं,
اسی نوعیت کا الیکشن باقی پاکستان میں بھی ہوگا. تو اس میرا خیال ہے الیکشن کی انٹیگریٹی یا الیکشن کی جو صحت جس کو کہتے ہیں، اس کے حوالے سے اب کسی کو شک نہیں رہا ہے کہ جو بھی الیکشن ہوں گے، اگر تو پی ٹی آئی ابھی 3 مہینے کہتے ہیں رہ گئے ہیں، اگر پی ٹی آئی کو اب بھی موقع دے دیا جائے تو شاید وہ کچھ خود کو تیار کر سکیں. لیکن موجودہ حالات کے تحت پی ٹی آئی کو جہاں پہ جلسہ فلسطین کے لیے جلسہ جلوس نکالنے کی ان کو اجازت نہیں ہے، تو وہ اپنے جلسے کیسے کر سکیں گے؟ تو ان حالات میں تمام تر پروسیس جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا. دے آر پوٹنگ اے شو کہ جی یہ بہت ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو رہی ہے، مبصرین کو بھی دعوت نامے دیے جائیں گے. ڈو یو ریئلی بلیو دیٹ ویسٹ ہمیں کہے گا جی بہت اچھا ہے آپ نے الیکشن کروایا اور زبردست ہو گیا؟ ویسٹ اگر یہ کہتا ہے کہ اس نے ڈسسیٹسفیکشن شو کر دی، تو کیا پاکستان کے انٹرنیشنل معاہدوں پہ اس کا اثر پڑے گا، یا ہماری ڈیلنگ پہ اثر پڑے گا؟ دنیا ہمیں شک کی نگاہ سے تو پہلے ہی دیکھتی ہے، لیکن جب ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو دیکھنا شروع کر دے کہ یار پہلے آپ اپنے گھر کو ٹھیک کرو اور اپنی حکومت جو جس کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے اسے آپ نے پاپولر گورنمنٹ بنا کر دنیا کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، ڈو یو تھنک کہ ایسا ہی ہوگا، یا کسی کو فرق نہیں پڑتا اور بلکہ باہر کی دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ یار ہمارے معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں اور کون کر رہا ہے، چاہے وہ کاکڑ صاحب ہوں، چاہے وہ 21 اکتوبر کا نعرہ لگانے والے ہوں؟ آپ بڑے بولے ہیں عرفان. آپ نے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے ابھی فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا یا کیا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے ٹیل اویو میں اسرائیلی جو وزیر دفاع تھا، نہیں بلکہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا، اور اسی طرح امریکی وزیر دفاع نے بھی اسی موقع پہ تقریباً اسی وقت یہ کہا کہ ہم ہر حال میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر حال میں ہم اسرائیل کا تحفظ کریں گے، اور اس پہ امریکہ میں کوئی دو آرا نہیں پائی جاتی. یعنی اسرائیل جو کہ اس وقت ہر قسم کی مسلسل 2008 سے خاص طور پہ مسلسل زیادتیاں کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور اس کے باوجود امریکہ، برطانیہ اور بلکہ جرمن وزیر خارجہ بھی وہاں پہنچ گئی ہیں دو طرفہ تعلقات پہ، دو طرفہ امور دلچسپی کے امور پہ گفتگو کے لیے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جہاں تک ان کے اپنے مفادات کا، جیو پولیٹیکل مفادات کا تعلق ہے، ان کا تحفظ کرنے کا، اس میں یہ سب لوگ ایک ہیں، اور وہاں پہ حقوق انسانی، بنیادی جو سیاسی آزادیاں ہیں وہ بالکل کاؤنٹ نہیں کرتی ہیں. تو بس کچھ یہی حال پاکستان میں بھی، ہم آپ جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ایونچولی ہو گئی ہے کہ اگر تو امریکی حکومت کو اور اس کے انتہائی قریبی اتحادی حکومتوں کو پاکستان کا موجودہ نظام، موجودہ کانڈکٹ، طرز عمل اگر وہ قابل قبول ہے، تو پھر الیکشن جس نوعیت کا مرضی ہو جائے، میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ بہت زیادہ شور مچے گا، کیونکہ شور تو اسی وقت مچتا ہے جب امریکہ سرکار ناراض ہو، ان کو کوئی چیز ناگوار گزرے، ان کی پالیسیوں سے کوئی چیز میل نہ کھاتی ہو. اس کے بعد انہیں پھر ہر ہفتے پیٹ میں مروڑ پڑتا ہے، اور کچھ نہ کچھ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں ان حکومتوں کے حوالے سے جو کہ ان کو پسند نہیں ہوتی ہیں. لہٰذا ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ موجودہ نظام اگر تو امریکی حکمرانوں کو، امریکی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، تو پھر شور شرابہ کچھ نہیں ہوگا، چاہے نہیں جس ہوگا. نوعیت کے مرضی الیکشن ہو یہاں پہ. اچھا نہیں ہوگا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر اس میں نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ ہم نے پروگرام شروع کیا کہ 21 اکتوبر وائی اٹ از مرد آباد، زندہ باد والی اس پہ کوئی بات آپ کو نظر آتی ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے، اور مریم کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح انالائز کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کے علاوہ سارے نااہل ثابت ہوئے، شہباز شریف بھی نااہل ثابت ہوئے. اس میں وہ لوگ جو اب کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے، بلکہ میں تو سپورٹ کرتا ہوں اس حد تک کہ یہ جمہوری حکومتیں ڈالر کو نیچے نہیں لا سکی، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں فالٹ لائن موجود ہے، لوگ ملے ہوئے ہیں کہ جو ڈالر اوپر جاتا ہے لیکن یہاں پہ اسمگلنگ روک دے، تو دے ہیو ڈن سم تھنگ اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو دیم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی نااہل ہیں. مریم یہ کہنا چاہتی ہیں کسی سب لوگ نااہل ثابت ہوئے اور صرف نواز شریف جو اہل ہے وہی ثابت ہوگا، اور وہی ملک و مسائل کا حل جو ہے اس کے پاس موجود ہے. ڈو یو ایگری ود اسٹیٹمنٹ آف مریم؟ نہیں، دیکھیں جی، اہل تو وہ لوگ ہیں جن کے اثر و نفوذ کے تحت یہ تمام کچھ ہو رہا ہے، جن کے اثر و نفوذ کے تحت نواز شریف واپس آ رہے ہیں. اس میں اس بلا شبہ میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر اکرام الحق اور چند دوسرے
माहिरीन मुआशियात हैं, उनकी उनके बयानात हैं, उनके आर्टिकल्स हैं, तो वो ये कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि डॉलर के साथ जो कुछ हो रहा था या रुपए के साथ जो कुछ हो रहा था, उसमें अंदर के लोग शामिल थे, चाहे वो स्टेट बैंक में हम्म। बैठे हुए थे, चाहे वो कमर्शियल बैंकों में बैठे हुए थे, जो मिल मिला के डॉलर की उन्होंने कमी पैदा की और उसके नतीजे में रुपए की कदर को उन्होंने बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। तो बड़ी अच्छी बात है, डॉलर के मुकाबले में रुपया अभी बेहतर हो रहा है, और उसका क्रेडिट बहरहाल आपको रावलपिंडी को देना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने हम्म। जैसे भी किया, करेंसी डीलर से मुलाकातें की, बिजनेसमैन के साथ, सनतकारों के साथ, उसके नतीजे में अब डॉलर का रिवर्सल शुरू हुआ है। लेकिन बहैसियत मजमूई उसका मैं समझता हूँ लेना देना इस डील के साथ है जो कि अब नवाज शरीफ के साथ हुई, और उसमें अपेरेंटली डील हुई है, इसीलिए वो वापस आ रहे हैं। अब इसके दो पहलू हैं, एक तो ये हम्म। कि डील हो गई, सऊदी अरब भी शायद उनको चाहता है, मरीम नवाज की हुकूमत यहाँ देखना चाहता है। लेकिन दूसरी बात है पब्लिक लेवल की, कि क्या हम्म। अवाम की गालिब अक्सरियत नवाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगाएगी या नहीं, असल सवाल ये है। तो मौजूदा हालात में तो अब वक्त ही तयन करेगा, और अगर ट्रांसपेरेंट यानी साफ शफाफ इलेक्शन होता है तो तभी पता चल सकेगा कि 21 अक्टूबर का दिन क्या पाकिस्तान की तारीख में नवाज शरीफ जिंदाबाद और उम्मीद पाकिस्तान के नाम से याद रखा जाएगा, या फिर वैसे ही है, इट विल बी जस्ट अनदर डे आपने पाकिस्तान हिस्ट्री। आ, आपने ना एक बात कही कि मैं वो पढ़ रहा था और उसमें बताया जी कि मिली भगत थी और लोग अंदर से मिले हुए थे। तो सर यही वही लोग हैं जो धमकियां देते थे डार साहब को कि अपने मिनिस्टर को लगाम डालो, नहीं तो, और कहते मैं अगर पाकिस्तान का मुझे ख्याल ना हो तो मैं इनका नाम ले लूं। इमरान खान ने तो डोनाल्ड ट्रम्प का नाम लिया और सजा काट रहे हैं। तो ये क्या वही फैक्टर्स हैं जो डार साहब को डॉलर नीचे नहीं लाने देते थे? लगता तो यही है, वही फैक्टर्स हैं। अब डार साहब ने अपने तरीके से हुकूमत चलाने की कोशिश की, वो तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर शहबाज शरीफ ने अपना तरीक़ाकार इख्तियार किया। लेकिन देखें, ये सेकेंडरी मोहरे हैं तमाम तर निज़ाम में। असल मोहरे, असल जो स्ट्रिंग पुलर्स जिसको कहते हैं, निज़ाम के करता धरता, वो और हैं। और अगर वो समझते हैं कि इस मुल्क को वो बचा सकते हैं इक्तसादी बहरान से, सियासी बहरान से, और उन्होंने फिर कन्विंस कर दिया अमेरिका को भी, सऊदी अरब को भी, तो उसमें फिर मेरा ख्याल है कि हमें उन्हीं की तरफ देखना पड़ेगा। ये तो चाहे अनवारुल्लाह काकड़ है, चाहे शहबाज शरीफ है, इन्होंने तो साबित किया है गुज़श्ता 16-17 महीने में कि ये महज अहकामात के ताबे हैं, और हर किस्म का हुक्म बजा लाने में ये बिल्कुल एक लम्हे की भी ताखीर नहीं करते हैं। आपने जो बात की ना नारे वाली, पाकिस्तान की अदलिया 21 अक्टूबर जिंदाबाद का नारा लगाएगी सर? क्योंकि अगर ये सब कुछ ठीक था तो अदालतें 2019 के अंदर भी तो ये फैसले दे सकती थी ना, नवाज शरीफ की जमानत और ये और सारे मामला। तो आपको लगता है कि अदालतों ने भी अब नवाज शरीफ और 21 अक्टूबर जिंदाबाद का नारा लगाना? तो देखें, उसमें अदालती निज़ाम भी तो आपको मालूम है इस वक्त उसकी बागडोर किसके हाथ में है। मतलब काजी फायजीसा साहब बड़ा खुद को अच्छा है, बड़ी सरगर्मी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो अखबारी इतलात हैं, जो रिकॉर्ड है, जो इल्ज़ामात हैं, उसके तहत वो कंप्रोमाइज्ड हैं, और वो कभी भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये एक परसेप्शन रही है। अब वो परसेप्शन किस हद तक दुरुस्त है और वो किस हद तक खुद को उससे दूर करते हैं, वो तो उनके अहकामात से, उनकी जजमेंट से पता चलेगा कि क्या वो भी 21 अक्टूबर जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे से हम कदम 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 से कदम मिला के चलेंगे, या फिर वो फिर अपनी जो 14 जज हैं उनकी अक्सरियत अपनी एक सोच के मुताबिक फैसले करेगी। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था और आपके व्यूज क्या हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप 21 अक्टूबर को जिंदाबाद देखते हैं या मुर्दाबाद देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और गुल साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने